Hello friends, this is Deepak Singh and on behalf of AQBias, we will be discussing the topic of mandatory hallmarking of jewelry. ये काफी टाइम से न्यूज में चल रहा था, पिछले 2-3 सालों से इस टॉपिक के बारे में न्यूज आ रही थी एंड फाइनली फ्यू डेज अगो, इनफैक्ट लास्ट मंथ, इट केम इनटू इफेक्ट। ऑल्दो नॉट ऑल ओवर द कंट्री, अभी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ही इसे इंप्लीमेंट करा जा रहा है, बट फाइनली एक बिगिनिंग शुरू हो गई है। सो अगेन, एज आई मेंशन in my previous lectures, that we'll be covering this topic in a 3C approach. That is, we will be covering all the dimensions in a comprehensive manner, but yet in a concise way. थोड़ी देर में इसको डिस्कस कर लेंगे सारी डायमेंशंस को, एंड जो भी करंट डेवलपमेंट्स हैं उसको भी डिस्कस कर लेंगे. सो कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड करंट ओरिएंटेड. सो विद दिस अप्रोच, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ मैंडेटरी हॉलमार्किंग ऑफ ज्वेलरी. सो एज वी कैन से दैट व्हाट ज्वेलरी हॉलमार्किंग डिनोट्स, इस टाइम पे क्या क्या डिनोट होना चाहिए, जो आपकी ज्वेलरी है उसमें क्या क्या मैंडेटरी है हॉलमार्किंग के लिए. So the Bureau of India Standards logo, purity of gold, कितना प्योर है गोल्ड, assaying सेंटर का मार्क, ज्वेलर्स आइडेंटिफिकेशन मार्क एंड ईयर ऑफ हॉलमार्किंग. ये सारे जो आपके हैं हॉलमार्क गोल्ड पे, आपके जो भी हॉलमार्किंग गोल्ड और सिल्वर है आपका ज्वेलरी है, तो उस पे ये सारी चीजें आपके होने चाहिए. तो ये मैंडेटरी हॉलमार्किंग के अंदर आते हैं. तो इसके पहले हम ब्रीफ बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी की प्रोविजंस पढ़ लेते हैं और कहां कहां पे इंप्लीमेंट हुआ है, एंड दैट्स उसका एनालिसिस दैट व्हाट वाज द नीड ऑफ इट एंड द रिलेटेड कन्वेंशंस जो भी इसके साथ है वो भी हम पढ़ लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स हैज बीन रनिंग अ हॉलमार्किंग स्कीम फॉर गोल्ड ज्वेलरी सिंस 2000. तो हॉलमार्किंग तो 2000 से चल रही थी, अब जो हुआ है वो मैंडेटरी कर दिया है कि अब से जो सब्सिक्वेंट ज्वेलरीज है उसे मैंडेटरी कर दिया गया है कि उसे हॉलमार्किंग होनी ही चाहिए उस पर. So, but in spite of that, around only 40% of the gold jewelry is being hallmarked currently. तो यानी कि मई 2021 तक का डेटा देखें तो सिर्फ यानी कि 40% ऑफ द गोल्ड ज्वेलरी है उसको हॉलमार्क करा जाता है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ स्कीम सिंस 2000 फॉर हॉलमार्किंग ऑफ ज्वेलरी. तो इसीलिए मैंडेटरी कर दिया गया है, तो इस 40% को अब 100% करना है. Then in 2019, the government announced that hallmarking of gold jewelry and artifacts would be made mandatory across the country from January 15, 2021. उस टाइम पे भी आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, बट अगेन कोरोना वायरस आ गया. कोरोना वायरस ने काफी सारी चीजें रोक दी, बट आपकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं रोक ली जो हम AQBias पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. तो काफी सारी चीजें रोक दी, हॉलमार्किंग को भी फिर इसलिए पोस्टपोन करा गया, एंड फाइनली द मैंडेटरी हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 16th of June 2021. So initially, the hallmarking will start from the 256 districts of the country which have assaying marking center. तो पहले इनिशियली भी 256 डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्लीमेंट होगी, बट ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करा जाएगा ऑल ओवर द कंट्री. तो ये इसका ब्रीफ टाइमलाइन है. अब इस कंटेक्स्ट में पढ़ लेते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स. एज आई सेड दैट द गोल्ड हॉलमार्किंग, एसेइंग, ये सब क्या होता है. ये टर्म्स थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है, तो उसके डाउट्स भी क्लियर कर लेते हैं. सो हॉलमार्किंग इज अ प्योरिटी सर्टिफिकेशन ऑफ द प्रीशियस मेटल, और जो मैंने आपको बताया था पहले वो वॉलंटरी था. तो ये सिग्निफाई करता है कि जो गोल्ड है वो कितना प्योर है. तो वो तो ऑलरेडी होता है कि किसी 14 कैरेट का है, 16 का है, 18 का है, 22 का है. तो पर हॉलमार्किंग से क्या होता है, वहां पे उस पर स्टैम्प कर दिया जाता है, हॉलमार्क कर दिया जाता है कि इतना प्योरिटी का गोल्ड है ये. नाउ मैंडेटरी हॉलमार्किंग, अब इसको मैंडेटरी कर दिया गया है. So this will make it compulsory for all jewelers selling gold jewelry and artifacts to registered with BIS, Bureau of Indian Standards, and sell only hallmarked gold jewelry and artifacts. तो अब एसेइंग और हॉलमार्किंग के बारे में पढ़ लेते हैं. एसे ऑफिसेस, ASSAY, एसे ऑफिसेस आर institutions set up to assay, that is test the purity of the precious metals, and upon the testing the purity, these products are hallmarked, यानी कि एक लोगो उस पे लगा दिया जाता है टू सर्टिफाई इट्स कंटेंट, कितना प्योर कंटेंट है. तो ये आपका एसेइंग और हॉलमार्किंग होता है. ये टर्मिनोलॉजी भी हमने डिस्कस कर ली. अब इस स्कीम के अंदर कौन कौन से आपके मेटल्स आपके इंक्लूड होते हैं. नॉर्मली तो हम इसको गोल्ड के कंटेक्स्ट में ही पढ़ रहे हैं, बट साथ में गोल्ड और सिल्वर ये दोनों हैं जिनके लिए इंट्रोड्यूस करी गई है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू अ नोटिफिकेशन इश्यूड इन 2018 notified two categories: gold jewelry and artifacts and silver jewelry and artifacts under the purview of hallmarking. So hallmarking in India is available for jewelry of only two metals, gold and silver. ये है आपका. अब इसके फीचर्स भी देख लेते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं इस हॉलमार्किंग स्कीम के, मैंडेटरी हॉलमार्किंग के. एज आई मेंशन्ड इन माय प्रीवियस स्लाइड that customers have to watch out of the following marks. Out of the 5 marks on hallmarked gold jewelry, first is BIS mark, second is purity in carat, third is SA center's name, fourth is jeweler's identification, and fifth is year of hallmarking. तो ये जो आपके
हैं चीजें ये देखनी चाहिए। यहाँ पे हॉलमार्क होंगी, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स लोगो, प्योरिटी ऑफ गोल्ड, एसए सेंटर मार्क, ज्वेलर्स आइडेंटिफिकेशन मार्क और ईयर ऑफ हॉलमार्किंग। तो ये आपकी चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी होंगी। व्हाट आर द ग्रेड्स अवेलेबल, ग्रेड्स की भी बात कर लेते हैं। पहले अगर देखा जाए तो एज पर BIS स्टैंडर्ड्स देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ हॉलमार्किंग बेस्ड ऑन प्योरिटी ऑफ गोल्ड, 22 कैरेट, 18 कैरेट एंड 14 कैरेट। हाउएवर जब ये हॉलमार्किंग आपकी मैंडेटरी इफेक्ट होने वाली थी तब उन्होंने अनाउंस करा था कि 3 और कैटेगरीज हैं, 20, 23 और 24, 20, 23 एंड 24, इसमें भी हॉलमार्किंग अलाउ करी जाएगी। तो टोटल पहले 3 अलाउ करी थी जो अर्लियर नोटिफिकेशन थी 2019 में, बट काफी लोगों को पता नहीं है कि अब इस टाइम पे 6 कैटेगरीज में प्योरिटी है, वहां पे हॉलमार्किंग अलाउ करी जाएगी। तो आपका हो गया 14, 18, 20, 22, 23 एंड 24, इन 6 कैटेगरीज में ग्रेड्स में अवेलेबल होगी। और पेनल्टी क्या है, इफ द रूल्स आर वायलेटेड देन द ज्वेलर कुड बी चार्ज पेनल्टी 5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यानी कि अगर आपने 1 लाख का जो ऑब्जेक्ट की कॉस्ट है तो यानी कि 5 टाइम पेनल्टी, उसकी 5 लाख पेनल्टी लगी जाएगी। और विल बी गिवन इवन इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, तो 1 साल की जेल भी हो सकती है। बट इन ऑर्डर टू गिव एडिक्वेट टाइम टू द मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स ऑफ गोल्ड ज्वेलरी, देयर वुड बी नो पेनल्टी टिल अगस्त 2021। तो अभी अगले महीने तक यानी कि कोई पेनल्टी नहीं लगी जाएगी, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है, एकदम से उस पर पेनलाइज कर देंगे तो काफी इश्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि वैसे तो पेनल्टीज लगेंगी बट उनको एक्सटेंशन दे दी गई है कि अगस्त 2021 तक कोई पेनल्टी इंपोज नहीं होगी। एंड अंडर विच एक्ट इट हैज बीन डन, द BIS Act of 2016 has enabling provisions under Section 14 and Section 16 for mandatory hallmarking of gold jewelry and artifacts by the central government. एंड इस एक्ट के अंदर रूल्स भी नोटिफाई करे गए हैं, BIS हॉलमार्किंग रेगुलेशंस 2018 which were notified 2018। तो ये एक्ट और ये जो रूल्स है इसके अंडर ये इशू करा गया है। तो अगेन इट हैज अ लीगल बैकिंग, ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, तो यानी कि एक लॉ है उसके अंडर ही ये इंप्लीमेंट करा जा रहा है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू इज अ कमेटी headed by Bureau of India Standards, Director General Pramod Tiwari has been formed। तो प्रमोद तिवारी कमेटी है, दैट हैज बीन फॉर्म टू इंश्योर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड रिजॉल्व द इंप्लीमेंटेशन इश्यूज रिलेटेड टू द मैंडेटरी हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी। तो जो प्रमोद तिवारी कमेटी है वो इस चीज का ध्यान रखेगी कि जो अगर कोई इशू अराइज होते हैं हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड के कंटेक्स्ट में तो ये कमेटी देखेगी। अगेन इट इज ऑल्सो रेलिवेंट फ्रॉम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आपसे कमेटीज भी पूछ सकते हैं काफी बार यूपीएससी। सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग द होल डिटेल दे कैन जस्ट आस्क यू दैट द प्रमोद तिवारी कमेटी इज रिलेटेड टू व्हाट एस्पेक्ट, तो वो पूछ सकते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज मैंडेटरी हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी। तो ये आपका कंटेक्स्ट है। अब इसमें एग्जाम्पशंस भी देख लेते हैं कि क्या क्या एग्जाम्पशंस हैं, कि सारी जो आर्टिफैक्ट्स हैं गोल्ड ज्वेलरी आर्टिफैक्ट्स है वो भी एग्जेम्प्टेड हैं, कौन कौन सी एग्जेम्प्टेड है, तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे प्रीलिम्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ के वहां पे आपकी देयर इज अ कैच। सो ज्वेलर्स विद एन एनुअल टर्नओवर अप टू 40 लाख विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मैंडेटरी हॉलमार्किंग। तो जिसका कोई ऐसा ज्वेलर है जिसका एनुअल टर्नओवर 40 लाख से कम है तब तक है तो उसे एग्जेम्प्ट करा जाता है। वॉचेस, फाउंटेन पेन एंड स्पेशल टाइप ऑफ ज्वेलरी लाइक कुंदन, पोल्की एंड जड़ाऊ विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम हॉलमार्किंग। तो आपकी वॉच हो गए, फाउंटेन पेन हो गए, तो उसमें कहां पे हॉलमार्क करेंगे तो उनको एग्जेम्प्ट करा जा रहा है। ज्वेलरी फॉर इंटरनेशनल एग्जीबिशंस, ज्वेलरी फॉर गवर्नमेंट अप्रूव्ड B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस डोमेस्टिक एग्जीबिशंस विल बी एग्जेम्प्टेड। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो एग्जीबिशन में अगर कोई ज्वेलरी जा रही है, सिर्फ शो के लिए जा रही है, तो उसको एग्जेम्प्ट करा जा रहा है हॉलमार्किंग के कंटेक्स्ट में। ऑल्सो ज्वेलर्स कैन कंटिन्यू टू बाय बैक ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी विदाउट हॉलमार्क फ्रॉम कंज्यूमर, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड ओल्ड ज्वेलरी कैन बी गॉट हॉलमार्क एज इट इज इफ फीजिबल बाय द ज्वेलर आफ्टर मेल्टिंग एंड मेकिंग न्यू ज्वेलरी। तो ये आपकी की एग्जेम्पशंस हैं, ये कुछ है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन केसेस में यहाँ पे मैंडेटरी हॉलमार्किंग ऑफ ज्वेलरी मेनली आपका है कि ऐसे ज्वेलर्स जिनका एनुअल टर्नओवर अप टू 40 लाख है, देन स्पेशल टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक आपका फाउंटेन पेन, आपका वॉचेस हो गया उसमें, एंड जो ज्वेलरी आपकी इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में जा रही है तो वहां पे मैंडेटरी हॉलमार्किंग ऑफ गोल्डिंग नहीं होगी उन केसेस में। सो व्हाट वाज द नीड ऑफ मेकिंग हॉलमार्किंग मैंडेटरी, ये किस कंटेक्स्ट में, अब हम एनालिसिस के बाद में बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, वी आर कवरिंग द टॉपिक इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, सो विल बी फोकसिंग प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। सो एज वी नो दैट इंडिया इज द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड,
is one of the biggest consumer of the gold. However, the level of hallmark jewelry is very low in the country. जैसे मैंने आपको बताया था कि 30 to 40% आपकी ज्वेलरी है जो हॉलमार्क होती है आपकी. And one of the reasons responsible for this low level is non-availability of sufficient assaying and hallmarking centers. इसी वजह से कि मैंडेटरी हॉलमार्किंग ऑफ ज्वेलरी तो इन्होंने स्टार्ट कर दी है, बट अभी भी सिर्फ 256 डिस्ट्रिक्ट्स में ही स्टार्ट करी है क्योंकि assaying एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स की शॉर्टेज है इस कंटेक्स्ट में. तो according to the ministry, one assaying and hallmarking center can hallmark only 1500 articles in a day, and the estimated hallmarking capacity of assaying and hallmarking centers per year is 14 crore articles. तो इस कंटेक्स्ट में मैंडेटरी इन्होंने इशू करा था कि हॉलमार्किंग इस टाइम पे जो क्वांटिटी है, द क्वांटिटी ऑफ प्रीशियस मेटल्स एंड गोल्ड ज्वेलरी आपकी जो है, तो उसको हॉलमार्किंग अभी काफी कम हो रही है क्योंकि एसिंग सेंटर की शॉर्टेज है, तो उसको भी इंक्रीज करा जाएगा. एंड ऑल्सो इट विल गिव अ पुश क्योंकि 2000 से हॉलमार्किंग तो हो रही है पर मैंडेटरी नहीं है. नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मैंडेटरी हॉलमार्किंग? इट विल प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट इर्रेगुलर गोल्ड क्वालिटी, क्योंकि पता चल जाएगा कि किसी कंज्यूमर को बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा कि आपको उसको कहने कि 22 कैरेट का है पर असली में वो 14 और 16 कैरेट का ही गोल्ड है, सिर्फ शाइन उसको कर दिया गया है. तो इससे प्रिवेंट करा जाएगा फ्रॉड से. It will develop export competitiveness by enhancing the credibility of gold jewelry. तो इस टाइम पे जो इंडिया का जो शेयर ऑफ गोल्ड है इन एक्सपोर्ट्स वो काफी कम है. जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पे वो कहते हैं कि आपके हॉलमार्किंग प्रॉपर्ली हुई है नहीं है, तो इस कंटेक्स्ट में काफी इश्यूज आते हैं, तो एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज कर देंगे. एंड इट विल हेल्प इंडिया टू बिकम अ मेंबर ऑफ द वियना कन्वेंशन. इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. So that articles hallmarked in India can be imported into member countries without further testing or hallmarking. तो जो वियना कन्वेंशन है उसके बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे. तो अगर इंडिया वियना कन्वेंशन का, अगर वियना कन्वेंशन की कुछ कंडीशंस है कि आपकी प्रॉपर्ली हॉलमार्किंग होनी चाहिए आपकी कंट्री में, देन ओनली यू कैन बिकम अ मेंबर ऑफ द वियना कन्वेंशन. तो अगर वो हो जाएगी तो वियना कन्वेंशन में अगर हो जाएगी तो यानी कि उसका एक लोगो लगा जाएगा और उसके बाद कहीं और पे मतलब उसकी टेस्टिंग नहीं होगी या फिर उसके बाद उसकी हॉलमार्किंग नहीं होगी. सो इजीली ट्रेड हो सकता है एंड डेफिनेटली दैट विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंप्रूविंग द एक्सपोर्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली यूरोप में. तो ये आपके बेनिफिट्स हैं मैंडेटरी हॉलमार्किंग के. अब हम हॉलमार्किंग कन्वेंशन के बारे में पढ़ लेते हैं जो आपको बताया था वियना कन्वेंशन. वियना कन्वेंशन बहुत सारी होती हैं, तो ये वियना कन्वेंशन आपकी हॉलमार्किंग के कंटेक्स्ट में है. सो द ऑफिशियल नेम इज कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल एंड मार्किंग ऑफ आर्टिकल्स ऑफ प्रीशियस मेटल्स. तो ये आपका ऑफिशियल नेम है, कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल एंड मार्किंग ऑफ आर्टिकल्स ऑफ प्रीशियस मेटल्स. एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज हॉलमार्किंग कन्वेंशन और वियना कन्वेंशन और द प्रीशियस मेटल कन्वेंशन. तो ये सब एक ही नेम है, इसे एक्सचेंज करके यूज करा जाता है. सो इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी बिटवीन स्टेट्स ऑन द क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन प्रीशियस मेटल आर्टिकल्स. तो ये सिर्फ गोल्ड के कंटेक्स्ट में नहीं है, जो भी सारे प्रीशियस मेटल्स आर्टिकल्स है तो उसके कंटेक्स्ट में ये ट्रीटी है. इट वाज साइंड इन वियना एंड हेंस द नेम इन 1972 एंड एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1975. ये पूछ सकते हैं इस साल के प्रीलिम्स के लिए या फिर अगले साल के प्रीलिम्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. विद द सेशन ऑफ द सर्बिया इन 2020, the convention has now 21 contracting states. India is not its member yet. It has just observer status. तो अभी इंडिया इसका मेंबर नहीं है. They can ask this question that whether India is a member of the Vienna Convention on hallmarking, जो आपकी कन्वेंशन है, या फिर हॉलमार्किंग कन्वेंशन का या फिर प्रीशियस मेटल कन्वेंशन का मेंबर है. तो नहीं है इंडिया अभी तक मेंबर, सिर्फ ऑब्जर्वर स्टेटस है. बट अब जब मैंडेटरी हॉलमार्किंग इंडिया ने इंप्लीमेंट कर दिया तो होपफुली सून इंडिया कैन बिकम द मेंबर ऑफ दिस कन्वेंशन. As I said that कि वो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ऑफ प्रीशियस मेटल को इंश्योर करता है बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स while maintaining consumer protection. Each contracting state recognize the article which has been marked with the convention common control mark CCM that can enter their territory without additional control or marking. तो यानी कि जब एक बार ये कन्वेंशन कॉमन कंट्रोल मार्क CCM ये लग गया है यानी कि एक आर्टिकल पे प्रीशियस मेटल पे, तो उसके बाद उसकी फर्दर टेस्टिंग या फिर हॉलमार्किंग नहीं होगी, उसके बाद इजीली वो ट्रेड हो सकता है. तो ये इसका बेनिफिट है. द CCM कॉमन कंट्रोल मार्क ऑफ दिस कन्वेंशन इज द फर्स्ट इंटरनेशनल हॉलमार्क. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इट मेक्स इट इजियर फॉर quality precious metal articles for which there is high demand to travel across the borders. And the scope of convention is strictly limited to the control of the precious metal content, not to the health, security or other aspects of precious metal article. तो ये जो आपका ये भी है ध्यान रखने वाली बात है कि प्रीशियस मेटल कन्वेंशन है, ये सिर्फ प्योरिटी इंश्योर करता है कि उस मेटल में कितनी प्योरिटी है,
कितने कैरेट का है अगर गोल्ड के कंटेक्स में देखा जाए, बट उसके रिलेटेड अगर कुछ हेल्थ एस्पेक्ट्स होते हैं उस मेटल से, कि अगर कोई उसमें वहां पे मेटल्स को अगर वो वहां पे आपकी जो ज्वेलरी बना रहा है तो उसके रिलेटेड कोई हेल्थ हजार्ड्स तो नहीं है, या फिर उसके सिक्योरिटी एस्पेक्ट में तो नहीं है कि उसको कितना सिक्योरली रखा जा रहा है, नहीं है, तो वो सब एस्पेक्ट डील नहीं करती, ये सिर्फ प्योरिटी को डील करता है, ध्यान रखना। तो इसका स्कोप ऑफ द कन्वेंशन। अब इंडिया के कंटेक्स्ट में हम ये भी पढ़ लेते हैं कि गोल्ड ज्वेलरी, वाई इज इंडिया लाइक इंपोर्टिंग सो मच गोल्ड ज्वेलरी। अभी मैंने बताया था कि इंडिया इज लाइक वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द गोल्ड इन द वर्ल्ड। तो देखा जाए तो इंडिया हर साल 800 से 1000 टन ऑफ गोल्ड इंपोर्ट करता है, एंड इनफैक्ट गोल्ड इंपोर्ट्स आर रिगार्डेड एज लाइक ओनली द सेकंड टू द ऑयल इंपोर्ट एंड वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो क्या रीजंस है इंडिया का जो हाई इंपोर्ट ऑफ गोल्ड है? तो एज वी कैन सी, इफ यू टॉक अबाउट द गोल्ड सप्लाई, देन डोमेस्टिक माइन प्रोडक्शन, if you talk about the gold supply, तो डोमेस्टिक माइन प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड इज ओनली एट 1%, जो हमारी टोटल आपकी जो गोल्ड इंडिया में अवेलेबल है। तो अगर 100 में से आपकी डिमांड है तो उसमें सिर्फ 1% आपकी डोमेस्टिक माइन प्रोडक्शन आपकी पूरा करता है। रिसाइकलिंग, दैट इज द अदर सोर्स ऑफ सप्लाई which accounts for 10%, and rest of the demand is met by imports। तो यानी कि ऑलमोस्ट जो 90% आपकी जो गोल्ड की डिमांड है वो इंपोर्ट से पूरी होती है, बाकी 1% आपका डोमेस्टिक प्रोडक्शन से, एंड ऑलमोस्ट 9 to 10% आपका रिसाइकलिंग ऑफ गोल्ड से होती है। तो ये आपके सप्लाई इशू है। एंड डिमांड देखा जाए तो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड। ये एक नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी, उसमें से स्टार्ट है। तो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड। एंड अगर कंजम्पशन में देखा जाए तो क्या क्या उसके गोल्ड के यूज होते हैं, सो ज्वेलरी कंजम्पशन अकाउंट्स फॉर द मेजॉरिटी शेयर, अ ह्यूज मेजॉरिटी शेयर 73%। इंडस्ट्रियल यूज ऑफ गोल्ड इज 1.4%। कॉइन्स एंड बलियंस ये आपका 6.9% एंड 15.9% रिस्पेक्टिवली है। एंड रूरल इंडिया अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ ज्वेलरी डिमांड, क्योंकि अर्बन इंडिया आपके बाकी सारे प्रीशियस मेटल्स पे जाता है, वो प्लैटिनम पे जाता है, डायमंड्स पे जाता है। तो रूरल इंडिया में अभी तक मेनली ये ज्यादा डिमांड को अकाउंट करता है आपकी गोल्ड को। तो गोल्ड की डिमांड और सप्लाई के कंटेक्स्ट में हमने पढ़ लिया है। नाउ व्हाट आर द रीजंस फॉर ह्यूज इंपोर्ट ऑफ गोल्ड और ह्यूज डिमांड ऑफ गोल्ड, खासकर रूरल इंडिया में क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि एक तो पहली बात तो मिनरल रिसोर्सेज की डिफिशियंसी है, क्योंकि 1% ही आपकी जो गोल्ड के रिसोर्सेज है वो 1% ही आपकी डिमांड को पूरा कर पाता है। सेकेंड इज, तो इस वजह से हम इंपोर्ट करते हैं। बाकी सारे क्या रीजन है कि गोल्ड का इतना ऑब्सेशन है अमंग द रूरल इंडिया? एक तो ये कि स्टेटस सिंबल माना जाता है, शादी हो या फिर ओकेजन्स हो तो पूरी ज्वेलरी आपकी दिखाई जाती है, गोल्ड को शो ऑफ करा जाता है। सेकेंडली, देयर इज लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन अमंग द रूरल इंडिया। ऑल्दो जन धन योजना लॉन्च तो कर दिए, पर उसके बाद भी फाइनेंशियल इंक्लूजन है नहीं। तो इसके कंटेक्स्ट में ये देखा जाता है कि माना जाता है कि गोल्ड ऑल्सो, तो जैसे आपकी इंश्योरेंस हो गई, आपके नॉर्मल बैंक्स हो गए, तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं हो पाती ढंग से। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं। उनके पास लगता है कि और कोई एवेन्यू तो है नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं। और साथ में ये भी लगा जाता है, इनफैक्ट इवन इन अर्बन इंडिया जिनके पास काफी सारे एवेन्यूज भी है, उनको लगता है गोल्ड इज अ पॉपुलर इन्वेस्टमेंट आपका एक सोर्स है जहां पे हायर रिटर्न्स मिलेंगे गोल्ड में। तो उन्हें लगता है कि गोल्ड हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, तो वहां पे अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे, कहीं और पे क्या इन्वेस्ट करना। तो इस चक्कर में गोल्ड की डिमांड काफी ज्यादा रहती है। एंड इसी चक्कर में मेक इन इंडिया इन गोल्ड भी लॉन्च करा गया है, जिसमें एक ये भी इंपॉर्टेंट रोल था कि उसका जो कंपोनेंट था कि गोल्ड को जो है आपका एसिंग सेंटर उसकी स्टैब्लिश करने चाहिए, एंड हॉलमार्किंग आपकी जो गोल्ड की है वो मैंडेटरी कर देनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, विद दिस वी हैव डिस्कस द टॉपिक ऑफ मैंडेटरी हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आल्सो डिस्कस द वेरियस रिलेटेड इश्यूज कि गोल्ड की सप्लाई के इश्यूज या फिर गोल्ड के डिमांड इश्यूज, वो भी हमने डिस्कस करे हैं, एंड उसका एनालिसिस भी करा है। फिर साथ में हमने वियना कन्वेंशन ऑन प्रीशियस मेटल को भी डिस्कस करा है, जिसका इंडिया अभी मेंबर नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वर है। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। इफ यू लाइक्ड इट, then press the like button, share it with as many friends as you can, and subscribe to the channel of AQ Bias. And before ending the lecture, I want to make an important announcement that we are launching our foundation batch, next foundation batch on 21st of July. So under this, 800 hours of classes will be provided to you, focusing on general studies, prelims as well as from mains point of view. And out of these 800 hours, 80 hours will be dedicated to current affairs. उनको प्रोवाइड करे जाएंगे क्योंकि करंट अफेयर्स की वेटेज काफी ज्यादा होती है, नॉट ओनली इन प्रीलिम्स बट इन मेंस एज वेल एज इन इंटरव्यू. And apart from that, we are also launching our optional batches for history, geography,
Political Science and IR, Sociology and Public Administration. And if you have any query, then you can contact me and my team members at these numbers, and this is our address. You can always walk into our office. We are open for you. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye.